नमस्कार दोस्तों। 70 साल में क्या हुआ है और 10 साल में क्या हुआ है, आगे आने वाले सालों में क्या होगा और किसकी क्या सोच है, कौन गारंटियां देता है, कौन संकल्प लेता है और इन गारंटियों पर और संकल्पों पर सच्चा कौन साबित होता है, इन्हीं विषयों पर आपके साथ बात करूंगा। चर्चा इस बात से शुरू करूंगा कि मुझे याद आता है कि 1951 में जब पहला चुनाव हो रहा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में पहली बार मैनिफेस्टो जारी किया था। एक नई चीज थी कि मैनिफेस्टो भी होता है जिसमें उद्देश्य होते हैं कि सरकार क्या करे, कैसे करे। हमने 2014 में भी देखा, एक मैनिफेस्टो आया था नरेंद्र मोदी का। तब मोदी की सरकार नहीं होती थी, भाजपा की सरकार। तब बात होती थी अच्छे दिनों की, बात होती थी बहुत हुई महंगाई पर मार अब की मोदी सरकार, और बात होती थी कि बहुत हुआ बेटियों पर वार अब की मोदी सरकार। बहुत सारे ऐसे नारे थे और इस तरह के स्लोगन से भरा पड़ा था मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे तमाम साधन। कांग्रेस सिंपल तब भी चर्चा कर रही थी, आज भी वो सिंपल चर्चा करती है। वो कहती है हमारा ये है, एजेंडा है और इस एजेंडे पर हम काम करेंगे। 1951 में जो चुनाव घोषणा पत्र आया था, तब से लेकर 2014 तक जितने घोषणा पत्र उनके आए सारे पूरे हुए। इसके बाद में जिन राज्यों में घोषणा पत्र आए वो सारी घोषणाएं उन्होंने पूरी की और उनकी गारंटियां या घोषणाएं झूठी साबित नहीं। इस देश के अंदर 80% सर्व गरीबी के से पीड़ित लोग हुआ करते थे जब 1951 का चुनाव हुआ, और जब 2014 का चुनाव हुआ है तब इस देश के अंदर सिर्फ 32% गरीबी के लोग बचे थे। यानी करीब करीब 50% लोग गरीबी से बाहर हो चुके, उनके पास में तमाम चीजें आ चुकी थी, गाड़ी घोड़ा बंगला हर चीज आ गई थी। और इस देश के अंदर 11% साक्षरता हुआ करती थी और करीब करीब 80% की साक्षरता का देश दे करके गए। और इस देश के अंदर बेरोजगारी 98% थी, 98%। और बेरोजगारी इतने छोटे दायरे में आ गई थी कि लग रहा था एक झटके में अब इस देश के अंदर बेरोजगारी शब्द नहीं रह जाएगा आगे आने वाले 10 सालों। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई, 2 करोड़ रोजगार देने से लेकर के हर साल लोगों को संबल बनाने, लोगों के खुशियां लाने, महंगाई कम करने और न जाने क्या क्या वायदे किए गए, और उसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया। उन संकल्प पत्रों पर जब हम गौर करते हैं तो पाते हैं अपने एजेंडे वाले 2-3 को छोड़ के किसी पर काम नहीं। एजेंडे के तहत उसमें भी पूरा नहीं हुआ। कहा था अनुच्छेद 370 खत्म करेंगे, आज तक भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 खत्म नहीं हुआ है। उसका सिर्फ एक पैरा, जो एक क्लॉज है, वो खत्म किया गया है। तो इसका मतलब वो अभी
अर्ध सत्य है। और उसके बाद में कश्मीर को जिस तरीके से वहां के लोगों को संबल बनाने और उनको देने की बात थी, कश्मीरी पंडितों को पुनर्वासित करने की बात थी, बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा कश्मीरी पंडितों पे और हमले और बुरी दशा हो गई। उनको जो रोजगार दिया था, जो उनको घर दिए थे कांग्रेस सरकार में, वो भी छीनने की स्थिति आ गई, लोगों के पलायन की स्थिति आ गई। और उसके बाद जो एक दूसरा इनके एजेंडे से जुड़ा था कि राम मंदिर बनाने के लिए हम कानून बना करके करेंगे, और स्थिति यह है कि राम मंदिर के मसले पे ना तो कानून इन्होंने बनाया और सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी इन्होंने नहीं की। उसकी पैरवी शंकराचार्यों ने की, कुछ और धार्मिक उन्होंने की, न भारतीय जनता पार्टी ने की, न भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी संगठन ने की। सरकार आने के बाद में चुनाव जीतने के लिए एक एजेंडा तय किया गया कि इसका फैसला जल्दी कर दिया जाए, जिससे एक अपने लिए तमाम चुनाव जीतने का एक रास्ता बन जाए। वह किया गया। जिस तरीके से देश की सीमाओं को, देश के सैनिकों को और सबको सुरक्षित करने की बात थी, स्थिति क्या हुई? इस देश के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मारे गए। भारत चीन सीमा पर यह स्थिति हुई कि हमारे सैनिक मारे जाते हैं। चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लेता है, रोड बना लेता है वो डोकलाम में, और न जाने क्या क्या हो जाता है। हमारे अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध खराब हो जाते हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे दूसरे और देशों जो हमारे साथ झुक के रहते थे। आज स्थिति यह हुई कि वो देश आज हमें आंख दिखाते हैं, और हालात ये हैं कि वो चाइना की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं और हम चाइना के आगे सरेंडर कर देते हैं। चाइना के हिसाब से हमारे देश की इकोनॉमी चलती है, चाइना से हमारा व्यापार बढ़ जाता है और उसके कारण हमारे देश का व्यापार घाटा बढ़ जाता है। और इतना उतना नहीं, ऐतिहासिक रूप से बढ़ जाता है। 125 लाख करोड़ रुपए का जब घाटा हो जाए तो आप समझ सकते हैं। जिस समय देश मिला था, इस देश के अंदर कुछ नहीं होता था। आज जो लोग पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, मेरी कांग्रेस पार्टी के एक शीर्ष नेता के साथ में बात हो रही थी और उनसे चर्चा में एक बात आई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप किस स्कूल में पढ़े? मैंने बताया कि मैं कानपुर के इस स्कूल में पढ़ा था। उनका उस स्कूल को बनाया किसने था? हमने कहा कांग्रेस शासन में। कहा अच्छा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि कॉलेज कहां से किया? मैंने कहा वो भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से। कहा उसको किसने बनाया था? हमने कहा कांग्रेस ने। कहा क्या फीस हुआ करती थी स्कूल की? हमने कहा 5वीं तक जो है करीब 2 रुपए से लेके 5 रुपए तक होती थी। फिर उसके बाद में 6ठी से लेके जो है 9वीं तक मेरी फीस जो थी वो 5 रुपए होती थी, और फिर 10वीं के बाद से लेके 12वीं तक 7 रुपए से 11 रुपए के बीच में होती थी। उनका ठीक। तब उन्होंने पूछा आपके पिता क्या करते हैं या करते थे? मैंने कहा पिता एक स्टेट पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर थे। तो उन्होंने कहा कि उनको नौकरी कहीं रिश्वत में मिली थी? हमने कहा नहीं, अपनी योग्यता से उन्होंने पाई थी। मैंने बताया कि उन्होंने बोर्ड में टॉप किया था। उनका बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि आपके पिता की जहां पोस्टिंग रही होगी, ट्रांसफर पोस्टिंग, क्या कहीं कोई पोस्टिंग और उसके लिए पैसा लिया जाता था? हमने कहा नहीं। कहा अपने पिताजी से पूछेगा क्या उनका अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके कोई सभा हुई थी जहां भीख तरह से कोई उसमें रैली की जाए और उसमें बांटा जाए?
हमने कहा नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर डाकिया ही लाता था। और पिताजी का क्या, मेरे छोटे भाई तक यह स्थिति रही है कि डाकिया ही दे के गया है। तो उनका नौकरी वैसे मिली, पढ़ाई वैसे हुई। और हमने कहा जब ग्रेजुएशन किया तब करीब 200 कुछ रुपए थी फीस, जब लॉ किया तो 300 रुपए के आसपास थी। इस सब के बाद में, और सारे इंस्टीट्यूट्स कांग्रेस के ही समय में बने थे। मेरे भाई ने आईआईटी किया, दोनों भाइयों ने, उनकी भी फीस एक की 800 रुपए कुछ होती थी, एक की करीब 1,500 रुपए के आसपास होती थी। और उसके बाद में हॉस्टल और खाना आना सब मिला करके करीब 2,000 रुपया पड़ती थी। उसके बाद में उन्हें वजीफे में जो मिली, वो जितनी फीस पड़ी टोटल मिला करके, वो फीस से कई गुना ज्यादा वजीफा मिल रहा था। तो उनका, तो अजय जी आप जिस शहर में रहते हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वो चंडीगढ़ कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। वहां पर जो भी कुछ है, हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई है, यूनिवर्सिटी है, ये जो भी कुछ है सब कुछ कांग्रेस का बनाया हुआ है। उनका आप लखनऊ या कानपुर में आप बताएं जहां के आप रहने वाले हैं। हमने कहा बिल्कुल, यहां पर भी है, कानपुर का जो मेडिकल कॉलेज है वो कांग्रेस के समय का बनाया हुआ है। इंडिया का पहला मेडिकल कॉलेज था जो देश की आजादी के साथ ही बनाया गया था, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर। उसके अलावा और तमाम चीजों पे बात होती रही, तमाम कानपुर यूनिवर्सिटी पे बात हुई तो हमने कहा हाँ भाई, वो भी कांग्रेस ने बनाई थी। तमाम इंडस्ट्रीज की बात हुई, तमाम चीजों की बात हुई। तो उन्होंने कहा अजय जी, इसके बाद यदि हमसे कोई पूछे कि आपने 70 साल में क्या किया, तो बताइए मुझे शर्म आनी चाहिए या यह सवाल पूछने वाले को आनी चाहिए? मैंने कहा निश्चित रूप से यह सवाल पूछने वाले को आनी चाहिए। उन्होंने कहा जिस गांधी नेहरू परिवार के बारे में इतनी बातें कही जाती, तमाम तरह की बातें, उस परिवार ने इस देश से लिया क्या है? सिर्फ दिया ही तो है। पंडित नेहरू जिस परिवार से होते थे, उस दौर का अरबपति परिवार था। जब लखपति हजारपति बहुत बड़ी बात होती थी, जब कलेक्टर की सैलरी 60 रुपए होती थी, तब वो 10,000 रुपए एक केस की अपीयरेंस की लेते थे फीस, मोतीलाल जी। उन्होंने आज के हिसाब से करें, तुलना करें तो 10-12 लाख करोड़ रुपए का की अपनी संपत्ति इस देश को दान दे दी। उनके परिवार के 11 लोगों ने शहादतें दी, शहीद हुए इस देश के लिए, कुछ आजादी के पहले, कुछ आजादी के बाद। राहुल गांधी की दादी हो या पिता, दोनों इस देश के ही लिए तो शहीद हुए, उनकी कोई निजी तो नहीं दुश्मनी थी। और उन्होंने क्या लिया? 1 रुपए की चीज तो इस देश से नहीं ली, इस देश को सिर्फ दिया और दिया है। लेकिन जो खुद कहते हैं कि हम बर्तन मांजने वाले के या चाय बेचने वाले के थे, हम कहीं गरीब घर के थे, हम दूध दूहने वाले थे, हम ये करने वाले थे, वो सब करोड़पति अरबपति बने हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। राहुल गांधी के पास क्या है? सोनिया गांधी के पास क्या है? ना अपना घर है, ना अपनी गाड़ी है, और जो था वो इस देश को दे दिया। अपना पति भी दे दिया, अपना पिता भी दे दिया, अपनी सास भी दे दी, अपनी दादी भी दे दी। तो इस देश से लिया क्या है? जो बतौर सांसद सैलरी मिलती है, वो यहां अपने क्षेत्र के लोगों के वेलफेयर के लिए दे देते हैं। अपना खर्चा चलाने के लिए विदेशों की यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते हैं, उस पैसे से खर्च चलाते हैं।
सिंपल रहते हैं, कोई 10 लाख का सूट तो पहनते नहीं है। तो आप बताइए, निश्चित रूप से उनके सवाल का मेरे पास में कुछ भी जवाब नहीं था, मैं स्तब्ध था। फिर आज जब बात होने लगी मैनिफेस्टो को लेकर, तो आज उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वही सारी बातें की कि इस देश के अंदर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और जो कांग्रेस सरकार के अंदर सोच थी, जो उस समय सोच थी, वही किया जाए। कैसे सस्ती शिक्षा, कैसे अधिक से अधिक किया जाए। किसानों के लिए सोच, सबसे पहली सोच थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इस देश के लिए तमाम बड़े डैम बनाने का काम उन्होंने किया। उन्होंने काम किया इस देश के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने का काम किया। उन्होंने इस देश में एनएफएल बनाई, नेशनल फर्टिलाइजर्स, जिससे उसकी कमी ना हो और चीजों की। तो आज भी क्या राहुल गांधी कहते हैं कि किसानों को, जो स्वामीनाथन आयोग था वो भी कांग्रेस सरकार में ही आया, और उसकी जो सिफारिशें थी, उसकी 175 201 सिफारिशें थी, जिनमें 175 सिफारिशें कांग्रेस लागू के जा चुकी थी। अब क्या बचा था? थोड़ी सी करनी थी, वो भी 10 साल में नहीं की। उन्होंने तो आयोग भी बनाया, रिपोर्ट भी आई, उन पर समीक्षा बैठकें हुई, उन पर बजट का प्रोविजन हुआ, और उसके बाद लागू भी हुई। जो बची है आप कर देते, वो भी नहीं किया। तो अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम वो भी करेंगे, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसानों का, उसको कानूनी गारंटी के तौर पर लाएंगे, जिससे कोई किसान इसके लिए परेशान ना हो। किसानों की कर्ज माफी के लिए आयोग बनाएंगे, और किसानों को हर सुविधा मिले, उसके लिए काम करेंगे। हम काम करेंगे कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक 100% मुफ्त शिक्षा मिले, हम उसके लिए काम करेंगे। हम काम करेंगे उस व्यवस्था के लिए, जो व्यवस्था कांग्रेस और कांग्रेस की सोच है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का जो है, इन्होंने जिस तरीके से करके इस देश के साथ में धोखा करने का काम किया है, उसको खत्म करने की बात करेंगे। क्योंकि इस देश में हर राज्य में, हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, हर जगह का अपना क्षेत्र है, गणराज्यों का समूह है। उन सब के मान को रखा जाएगा, किसी एक को नहीं थोप दिया जाएगा। एक ही रंग के फूल होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए सतरंगी फूल होने चाहिए। दल बदल करने पर सदस्यता से स्वतः अयोग्य करने का किया जाएगा, जिससे दल बदल करके जो चोरी करते हैं, सांसदों विधायकों की चोरी होती है, और जिसके कारण भ्रष्टाचार पनपता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार पनपता है, उसे खत्म करने का काम करेंगे। जांच एजेंसियां जो बेलगाम हो गई हैं, उनको वाजिब तरीके से न्याय संगत, कानून संगत काम करने के लिए करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट से चर्चा करके उनके साथ मिलकर के सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेज की और हाई कोर्ट के जजेज की सबकी नियुक्ति के लिए एक सही आयोग बनेगा, जिसमें वो सारे लोग हों जो स्टेक होल्डर्स। इसके बाद हिरासत में मौत और बुलडोजर से जो न्याय करने की व्यवस्था शुरू हुई है, इसको खत्म करेंगे। किसी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी का घर बुलडोज नहीं होना चाहिए, बेघर नहीं होना चाहिए। हम दे नहीं सकते तो छीनने का अधिकार नहीं। हर व्यक्ति को अपने खान पान पहनावे का पूरा अधिकार होना चाहिए। यह सरकार तय नहीं करेगी कि वो क्या पहनेगा और क्या खाएगा, यह उसकी मर्जी है। तो यह है 2025 के विधानसभा चुनावों में 33% महिला आरक्षण लागू करेंगे, जो अभी यह सरकार नहीं लागू कर रही है, और 10% जो सवर्ण वर्ग के गरीब लोग हैं, उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण सभी जाति धर्म के लोगों के लिए लागू करेंगे। यानी उन गरीबों को, जो सवर्ण गरीब भी हैं, उन्हें भी इसकी व्यवस्था देंगे। और इसके बाद में
जातिगत जनगणना, महिलाओं को न्याय, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना यानी करीब करीब 8,000 रुपए से अधिक उनको हर महीने उनके खाते में आए, इसकी व्यवस्था करेंगे जिससे महिलाएं अपने खर्चे चला सके, उसके लिए किसी पे हाथ ना फैलाना पड़े। युवाओं को बेरोजगारी का दंश न झेलना पड़े, उन्हें 1 साल तक के लिए एक अप्रेंटिसशिप का 1 लाख रुपया दिया जाएगा, पहली नौकरी उनकी पक्की, और उसके साथ वो तैयारी करें हर परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए चवन्नी नहीं खर्च करनी होगी, वो 100% फ्री होगी और समयबद्ध तरीके से उसका भर्ती का विधान लागू होगा और सीधे आते ही 30 लाख भर्तियां करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी तरीके से महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और श्रमिकों को मनरेगा के मजदूर हो या शहरी मजदूर हो, कम से कम 400 रुपए पर डे की उनको आमदनी मिले, यह व्यवस्था की जाएगी। मिनिमम वेज निर्धारित किए जाएंगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आपको देना होगा। तो कोई व्यक्ति भूखमरा ना हो, भीख के लिए हाथ ना फैलाए, 5 किलो अनाज के लिए लाइन ना लगाए, भूखा किसी को नहीं सोने देगी, क्योंकि वो तो खाद्य सुरक्षा कानून जो श्रीमती सोनिया गांधी के कारण लागू किया गया था वो है, उसको सही तरह से लगाएंगे, लेकिन किसी को भिखारी नहीं बनाएंगे, हर किसी को संबल बनाएंगे, रोजगार देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा जीवन देंगे। तो यह सोच तो 70 साल में वो किया था, वो जाके देख लीजिए, और आगे क्या करेंगे वो बता रहे हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं और जो झूठी गारंटियां देते हैं वो आप देख लीजिए, अभी विधानसभा चुनावों में दी थी। उत्तर प्रदेश में कोई बता दे कि उसके यहां 2 सिलेंडर फ्री आए, कहा गया था। जहां 400 रुपए सिलेंडर देने की बात कही गई थी, पूछ लीजिए क्या मिल रहे? कांग्रेस तो 400 का देती थी, इन्होंने ही बढ़ाए थे। चुनाव आया तो कुछ रुपए कम कर दिए, फिर चुनाव खत्म होते ही बढ़ जाएगा। ऐसे यहां इनके समय में पूंजीपति बढ़ाए गए, उनकी आमदनी बढ़ी, उनका पैसा बढ़ा है। कांग्रेस के समय में गरीब का बढ़ता था, उसकी औसत आमदनी बढ़ती थी, सामान्य व्यक्ति की बढ़ती थी, मिडिल क्लास की बढ़ती थी। तो उसके लिए सोच रहे हैं, और बाकी सारे चाहे ओपीएस हो, वो हो, उनके लिए आयोग बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी और उस पर उसके लिए काम किया जाएगा। यह होता है। तो झूठ बोलने वालों में और सच बोलने वालों में यह अंतर होता है। तो वह अंतर आज साफ दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया वह आप खुद देखिए, खुद समीक्षा कीजिए, अपने जीवन से कीजिए, और बाकी आप देखिएगा आने वाली सरकार। जय